कैसा भी पेपर वो बना लेना बदल करके, कोई भी पैटर्न लेके आ जाएं, फिर भी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 80 to 90% तो ज़रूर ही आएगा। लिख लीजिए कहीं पर कि सर ने बोला था। नहीं आया ना, गिन लीजिएगा, लास्ट में जब पेपर हो जाएगा गिन लीजिएगा। अगर उतना नहीं आया तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, मेरा नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, नोट कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे BSc सेकेंड ईयर के फिजिक्स के थर्ड पेपर के गेस पेपर को। आज हम लोग देखेंगे कि 2021 का जो आपका पेपर होने जा रहा है, आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि टल जाएगा, प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन आपकी उम्मीद टूट गई। पेपर होने जा रहा है, पहला और थर्ड पेपर होगा, सेकेंड पेपर नहीं होगा। तो इस हिसाब से इस बार आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस के आने की फ्रीक्वेंसी है इस बार, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सीधे सीधे बोले तो इस बार के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो इस मुद्दे पर आज हम लोग बात करेंगे। थर्ड पेपर का नाम तो आपको पता ही होगा, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, भले ही कोरोना लगा था आई मीन कोरोना पीरियड चल रहा था, लेकिन इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो आपका पेपर है, पेपर का नाम क्या है ना। 2015 का ही पेपर आपके सामने है, और बाकायदे आप लोग जानते हैं कि मैं 2015 से लेकर के 2019 तक का ही मेरे पास पेपर है। तो पिछले 5 साल का 2015 से लेकर के 2019 तक के पेपर के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे कि थर्ड पेपर में इस बार कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और मेरी गारंटी रहेगी कि अगर आप लोग जितना क्वेश्चन मैं टिक करके आपको दूंगा, हालांकि इस पेपर में थोड़ी सी ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि इसमें ना रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से कम हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड आपका फिजिक्स का पेपर है, इसलिए इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि न्यूमेरिकल तो हमेशा बदलते रहते हैं, ये सेम न्यूमेरिकल जल्दी पूछा नहीं जाता है। सेम न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, लेकिन रिपीट बहुत कम करता है। कुछ ही न्यूमेरिकल्स रिपीट करते हैं, बाकी के तो नए ही बनाए जाते हैं। तो कोई बात नहीं, फिर भी कम से कम 80 to 90% की तो मैं गारंटी ले ही सकता हूँ कि 80 to 90% क्वेश्चंस तो यहीं से आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर सेम पैटर्न पर क्वेश्चन बनता है जैसा कि अभी तक बनता रहा, हालांकि अभी तक ऐसा तो बोला नहीं गया है कि कुछ पैटर्न चेंज रहेगा, क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, भले घटा बढ़ा करके दिए जाएंगे, पैटर्न वही रखने का दावा किया गया है। लेकिन हो सकता है कि अगर इधर उधर करने की कोशिश करें तो नए क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग नए पैटर्न को कैसे गेस कर सकते हैं, पुरानी पैटर्न के बेसिस पर ही मैं आपको गेस करके बता रहा हूँ कि अगर ऐसा पेपर बना तो 100% 80 to 90% की आने की मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 2015 में फटाफट मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कैसा भी पेपर वो बना लेना बदल करके, कोई भी पैटर्न लेके आ जाएं, फिर भी मैं गारंटी ले सकता हूं कि 80 to 90% तो ज़रूर ही आएगा। लिख लीजिए कहीं पर कि सर ने बोला था। नहीं आया ना, गिन लीजिएगा, लास्ट में जब पेपर हो जाएगा गिन लीजिएगा। अगर उतना नहीं आया तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, मेरा नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, नोट कर लीजिएगा। और PDF भी दिया गया है, अगर आपको साफ़ नहीं दिखाई देगा ना स्क्रीन पर तो आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसमें देखते रहिए, आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। हर एक क्वेश्चन को जूम करके आराम से देख सकते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। 2015 का आपका क्वेश्चन है, हालांकि मैं आपको पेपर का नाम नहीं बताया, तो सबसे पहले मैं आपको पेपर का नाम बता देता हूँ। पेपर का नाम है एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए नाम क्या है, एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ये वाला अगर आप टर्म देखेंगे, पहला वाला देखेंगे तो लगे हाँ फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं भाई, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह है ना, फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तगड़ी वाली। लेकिन अगर आप ये वाला नाम देखेंगे ना, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, तो आपको लगेगा ये तो केमिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं। और सच में मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग BSc थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप लोग देख लें ना, उसमें से बहुत टॉपिक BSc थर्ड ईयर का जो फिजिकल केमिस्ट्री के मेरे जो वीडियोज़ हैं, उसमें से बहुत टॉपिक यहाँ पर इस चैप्टर में आप फिजिक्स के थर्ड पेपर में आपको मैच करेंगे। बहुत चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक आपको बिल्कुल सेम टू सेम आपको मैच होंगे। जो BSc थर्ड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री में है, सेम टू सेम टॉपिक आपके थर्ड पेपर में है फिजिक्स के BSc सेकेंड ईयर के। क्लियर है? तो कुछ टॉपिक आपको मैं जो बताऊंगा वो आप लोग जाकर के BSc थर्ड ईयर में डायरेक्ट पढ़ लेंगे, सेम आंसर उसका वही रहेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि स्पेक्ट्रा है तो स्पेक्ट्रा से क्वेश्चंस, स्पेक्ट्रा क्योंकि उसमें भी है BSc थर्ड ईयर में भी, तो सेम रहेगा। आते हैं, देखिए पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। डिफाइन वर्क फंक्शन हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट किया जाता है। हाइजेनबर्ग तो आप जानते ही हैं। हाइजेनबर्ग आप लोग हेडिंग डालिएगा। हाइजेनबर्ग से आप देखेंगे ए वाले सेक्शन में भी क्वेश्चन बनाया गया है, B वाले में भी बनाया गया है, C वाले में भी बनाया गया है, तीनों में पूछा जाता है। और तीनों में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कुछ नए टॉपिक भी आपको मिलेंगे, तो उसको आप लोग उसमें फटाफट पॉइंट बना करके नोट करते जाइएगा, ताकि जब आप हाइजेनबर्ग उठाएँ
हाइजेनबर्ग का नोट, तो उसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी है, उस पर आपकी नज़र पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग में देखिए उसका प्रिंसिपल सीधे सीधे आपसे पूछता है किसके टर्म में, तो एनर्जी एंड टाइम के टर्म में, एनर्जी और टाइम को डिफाइन करते हुए उसका जो प्रिंसिपल क्या है हाइजेनबर्ग का, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन 0 पॉइंट एनर्जी, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी पूछा है, शॉर्ट में भी पूछा है, ए वाले में भी पूछा है, बी सी सब में पूछा है। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिलहाल के लिए ए वाले में तो ऐसे ही पूछता है कि व्हाट इज़ 0 पॉइंट एनर्जी एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इतना बता दें। ए वाले सेक्शन में बस ऐसे ही पूछ लेता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह। ये भी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 4 eV। सेम क्वेश्चन भी रिपीट किया गया 4 eV वाला भी, और इसी बेस पर और भी क्वेश्चंस आपसे बनाए गए हैं, पूछे गए हैं कि वेवलेंथ को कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस आप देखेंगे न्यूमेरिकल और भी बनाए गए हैं। तो अगर आपको वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का फार्मूला पता है और कैलकुलेट करने का अगर आपको तरीका आता है, क्वेश्चंस लगाने आता है, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने आता है, तो आप और भी लॉन्ग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आती है बारी व्हाट इज़ द फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल आप जा करके पढ़ लीजिएगा, बीएससी थर्ड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया हुआ है, सेम वहीं का टॉपिक है। ठीक है, तो व्हाट इज़ फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आता है, हालांकि शॉर्ट में ज़्यादा पूछा जाता है, लॉन्ग में आने की संभावना थोड़ी कम रहती है, लेकिन आ जाता है कभी कभी। नेक्स्ट टॉपिक भी आपको बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, व्हाट आर स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन इन रमन स्कैटरिंग। मैंने ये बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, फ्रैंक कंडन मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने हाइजेनबर्ग भी पढ़ाया हुआ है, हाइजेनबर्ग भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ये सब बीएससी थर्ड ईयर में आपको मिल जाएगा, जाइए बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में, आपको इसकी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, सीधे जाइए वहाँ पे लिखा होगा बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री वाले पर क्लिक करिएगा, सारा वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, सेम टू सेम वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने वहाँ पर हाइजेनबर्ग पढ़ा दिया है, फ्रैंक कंडन मैंने बता दिया है, और रमन वाला मैंने बता दिया, रमन वाले को मैंने पूरा डिटेल में करवाया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन वहाँ से आते हैं सारे कुछ मैंने करवा दिया, नोट उसका मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन, और यहाँ रमन वाले से भी लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी बिल्कुल वहीं से बिलोंग करता है, क्योंकि स्पेक्ट्रा वाला जितना क्वेश्चन रहेगा ना, सारा कुछ आपका फिजिकल केमिस्ट्री में मिल जाएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रा वहीं से लिया हुआ है। अब देखिए, राइट डाउन द टर्म वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बस अभी आपको पूछा है, राइट डाउन द टर्म वैल्यू। टर्म वैल्यू का मतलब इसकी डिफिनीसन बता दीजिए, है ना। अभी डिफिनीसन पूछा है, इसके बारे में भी लॉन्ग में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनाए गए हैं इस वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा से। तो ये आप लोग पढ़ लेंगे, ये भी आपको वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों आपको मिल जाएगा उसी वाले प्लेलिस्ट में, बीएससी थर्ड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा। एक्सरे स्पेक्ट्रा ये मैंने नहीं पढ़ाया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा कहीं से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना मैं टिक कर रहा हूँ सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट द टर्म नॉर्मलाइजेशन एंड राइट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ये सेकेंड ईयर का ही टॉपिक है, थर्ड ईयर में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लाइमन सीरीज, ये भी सेकेंड ईयर का ही टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग भी बनाया जाता है, शॉर्ट भी बनाया जाता है, बी वाला भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे लाइमन सीरीज के बारे में। लाइमन सीरीज आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। तो लाइमन सीरीज में आपको पढ़ना है एक्सप्लेन वाई ओनली लाइमन सीरीज इज ऑब्जर्व इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बोला गया है कि जब हाइड्रोजन का हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइमन सीरीज ही दिखाई दे रही है, लाइमन सीरीज ही है उसके अंदर। ऐसा क्यों है? और भी सीरीज हैं वो नहीं आती है, लाइमन सीरीज ही आती है, ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में आपको बताना है। इसका 10 का 10 बिल्कुल इंपॉर्टेंट 2015 का, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं अभी थोड़ा सा स्लो भी चल रहा हूँ, साथ में अभी आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन सर टिक कर दे रहे हैं, तो ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन नहीं, बस आप लोग पेशेंस बना करके देखते रहिए वीडियो को। 2015, 16 जो ही क्रॉस होगा ना, फिर आप देखेंगे इक्का दुक्का क्वेश्चन बस मैं टिक करूँगा, बाकी सारे क्वेश्चन रिपीटेड रहेंगे, सारे क्वेश्चन मैं रिपीटेड आपको दिखाऊँगा प्रूफ के साथ। ठीक है, तो बस अभी आप लोग देखते जाइए, क्योंकि पहला पेपर है तो थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा यहाँ से। नेक्स्ट है डे ब्रॉगली थियरी ऑफ मैटर्स वेव, इंपॉर्टेंट है, मैटर वेव से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैटर वेव। डी ब्रॉगली को भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, मैटर वेव वगैरह मैं नहीं पढ़ाया हूँ, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैटर वेव थियरी क्या है इनकी। एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द डे ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो ये वेवलेंथ और मैटर वेव के सेंस में आपको पढ़ना है डे ब्रॉगली को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। ठीक है, तो जितना बता रहा हूँ फटाफट नोट करते चले जाइए। नेक्स्ट है कॉम्पटन शिफ्ट। देखिए यहाँ से दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट एंड कॉम्पटन
वेवलेंथ, ठीक है, और कॉम्पटन स्कैटरिंग से बनता है, ठीक है। 2-3 इसके टॉपिक हैं, कॉम्पटन के 3-4 टॉपिक हैं, वहीं से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो कॉम्पटन में सबसे पहले तो कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है, किसकी कॉम्पटन शिफ्ट, तो कॉम्पटन शिफ्ट फॉर स्कैटर्ड एक्सरे बीम एट 90 डिग्री के लिए भी यहाँ पे पूछा हुआ है। यहाँ पर ये डिग्री चेंज भी कर सकता है। अभी देखिए यहाँ पे 60 डिग्री के लिए पूछ दिया है, तो 60 हो गया, 90 हो गया, 45 हो गया, इस तरीके से करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक अगर आपको आ जाता है ना, तो डिग्री चेंज होने से नहीं मतलब आप लोग निकाल ले जाएंगे आराम से। और एंगल इसका दे रहा है 90 डिग्री स्कैटरिंग एंगल बी 0.02 एंगस्ट्रॉम कंप्यूट, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है कॉम्पटन वेवलेंथ को, ठीक है। ये आपको डेटा दिया गया है कि इसका जो एंगल है 90 डिग्री है, साथ में इसका जो आपका कॉम्पटन शिफ्ट है वो 0.02 एंगस्ट्रॉम है। तो इसकी कॉम्पटन वेवलेंथ को कैलकुलेट करिए और कॉम्पटन शिफ्ट को कैलकुलेट करिए कब, जब आपको आपका जो डिग्री है, जो चैनल है, जो एंगल है, इसको जब चेंज कर दिया जाता है, 60 जब कर दिया जाता है तब, ठीक है। एक बार 90 के लिए आपको कैलकुलेट करना है और एक बार आपको 60 के लिए कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कॉम्पटन शिफ्ट को कैलकुलेट करना है, यहाँ पर कॉम्पटन वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कॉम्पटन शिफ्ट को दे दिया था पहले वाले में, लेकिन दूसरे वाले में कॉम्पटन शिफ्ट को ही पूछ दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझ करके थोड़ा सा न्यूमेरिकल है कर लीजिएगा। नेक्स्ट है श्रोडिंगर वाला मैंने पढ़ाया है, लेकिन थोड़ा इसको भी मैं शॉर्ट में ही लेकर के चला हूँ, तो आप लोग कहीं से और भी थोड़ा इसका मैटर पढ़ लीजिएगा। इसका डेरिवेशन तो मैंने करवाया हुआ है, आप लोग जाकर के देखिएगा, वहीं पे आपको मिल जाएगा 3rd ईयर वाले में ही। डेराइव श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट, ये मैंने करवाया हुआ है, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है। देखिए नॉर्मलाइज्ड स्टेट से ये छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप यहाँ से ये जो श्रोडिंगर का जो इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है ना, इसका डेरिवेशन आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, ताकि आए तो आराम से आप लोग कर ले जाएं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बोर पोस्टुलेट, ठीक है, या फिर बोर बस हेडिंग डाल लीजिए बोर, ठीक है, जिसको बोहर भी बोलते हैं। तो यहाँ से बोर वाले टॉपिक से आप देखेंगे कई तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उसमें आप लोग लिखिएगा। राइट डाउन बोर्स पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए बोर का पोस्टुलेट क्या है हाइड्रोजन एटम के लिए, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट अगर ये आपको आप बता दिए तो फिर पूछा हैंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए का जो रेडियस क्या होगा, ये आपको बोला है कि ऑब्टेन करिए, कैलकुलेट करिए। तो ये आपसे 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो है इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। मोजले हेडिंग डाल लीजिए, मोजले भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, आपका कक्षा 12 का टॉपिक है। मोजले और बोर तो आप जानते हैं कक्षा 12 का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जाकर के आपसे पूछा गया, तो आप सीधे सीधे क्लास 12 नहीं बोल सकते हैं। व्हाट इज़ मोजले लॉ, सीधे सीधे आपसे पूछा व्हाट इज़ मोजले लॉ। मोजले लॉ क्या होता है, डिराइव इट यूजिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर का एटॉमिक मॉडल का यूज करते हुए मोजले लॉ को डेरिवेट करिए, बताइए, ठीक है। ये तो बताना भी है, साथ में डेरिवेट भी करना है, बोला है डेराइव इट, ठीक है। इसका मतलब आपको इसका डेरिवेशन भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, ये आपको बीएससी सेकेंड ईयर में ही मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सेकेंड ईयर वाली प्लेलिस्ट में ही। डेराइव ब्रैग्स लॉ फॉर एक्स रे डिफ्रैक्शन इन क्रिस्टल, ठीक है। ब्रैग्स लॉ क्या होता है, एक्स रे डिफ्रैक्शन का, इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम इसी लाइन में, इसी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन कई बार आपको रिपीटेड देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पूछा जाता है एक्स रे डिफ्रैक्शन से, और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन भी आप देखेंगे कई बार रिपीट किया हुआ है, सेम लाइन में, सेम सेंटेंस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ठीक तरीके से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है ये सब हेडिंग आप लोग डालते जाइए, अभी जो इसमें और भी पॉइंट होंगे ना, मैं अभी आगे आपको नोट करवाता जाऊँगा। नेक्स्ट है देखिए वाइब्रेशनल में भी आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट पूछेगा, बी वाले में भी, ये देखिए बी वाले में पूछा हुआ है कि थियरी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम क्या है, ये आपको बताना है। इसमें आपसे 2 चीज़ पूछा हुआ है, एक तो 6 वाले में गिव द थियरी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम की थियरी क्या है, ये भी आपको 3rd ईयर वाले में मिल जाएगा। एंड फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल के बीच में क्या स्पेस होता है, उसकी स्पेसिंग के बारे में आपको बताना है, उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपको नहीं मिलेगा, स्पेसिंग वाला मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, बाकी ये आपको थियरी मिल जाएगी, इसके बारे में मिल जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं जाकर के 3rd ईयर वाले में से। ये भी आपको 3rd ईयर वाले में मिल जाएगा। सिलेक्शन रूल क्या है, सिलेक्शन रूल फॉर प्योर वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, मैंने 3rd ईयर वाले में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में।
तो ये इतने हो गए, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सब पढ़ लीजिएगा। एक देखिए और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जिसका नाम है अर्नफिस्ट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इससे भी क्वेश्चंस लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग में भी आपको दिख भी रहा है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, कभी कभी ये वाले सेक्शन में भी पूछ लिया है। ठीक है, तो इसको ठीक से तैयार करिएगा। मैं अभी बताऊंगा इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो इसके बारे में स्टेट करना है आपको, यानी कि बताना है इसके बारे में कुछ, इसकी डेफिनेशंस वगैरह देनी है, और इसके बाद इसको आपको प्रूफ करना होगा, प्रूव अर्नफिस्ट थ्योरम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन और इसको प्रूफ करना है, 2 चीज़ अभी फ़िलहाल आप लोग नोट कर लीजिए, मैं भी आगे आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन शॉर्ट में पढ़ाया हुआ है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा उसको, उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा 3rd ईयर वाले में, लेकिन डिटेल में मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, तो आपको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है एंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ, देखिए ये तो वैसे न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, लेकिन इससे भी थियोरेटिकल भी आपको मिलेगा। फिलहाल के न्यूमेरिकल वाले को समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक वाले टॉपिक को न्यूमेरिकल सहित ठीक से तैयार करिएगा। हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में न्यूमेरिकल भी आपको पढ़ना है। देखिए कैसे पूछा है, इसकी वेवलेंथ आपको दे दिया है एंड फाइंड द 2-3 चीज़ पूछा है, 2 चीज़ पूछा है। वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन क्या होगा, एंड नेक्स्ट पूछा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय वेवलेंथ इतना एंड गिवन h इक्वल टू इतना। तो आपको इस पर फाइंड करना है वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन क्या होगा। ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 2 क्वेश्चन यहाँ से बनाए गए, 2 टर्म देकर के यहाँ से आपको बनाए गए हैं 8th वाले में। नेक्स्ट है रमन इफेक्ट। देखिए रमन, मैंने आपको बोला था कि रमन लॉन्ग में भी पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है, तो रमन देखिए दोबारा रिपीट करके आपसे पूछा है। और क्या पूछा है, रमन इफेक्ट क्या होता है एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट है थ्योरेटिकली द ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रमन स्पेक्ट्रम ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए पूछा है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा। डाई एटॉमिक वाला भी मैंने पढ़ाया हुआ है। द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ ऑब्टेन, ये वाला मैंने नहीं पढ़ा है। एक्सपेरिमेंटल मेथड से रमन स्पेक्ट्रा को कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये मैंने, इसका मेथड मैंने नहीं पढ़ा है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो गिव द स्पेक्ट्रल फीचर्स ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा, ड्रॉ एन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सोडियम, इलस्ट्रेट द ट्रांजिशन विच गिव्स राइज D1 एंड D2 लाइन्स। ये एल्कली वाला इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 3rd ईयर में कई बार रिपीट भी किया हुआ है, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। एल्कली स्पेक्ट्रा वाला, इसमें देखिए 2-3 चीज़ पूछा है आपसे। ये देखिए सबसे पहले पूछा है इसका स्पेक्ट्रल फीचर्स, इसका स्पेक्ट्रल फीचर दीजिए। दूसरा है कि ड्रॉ करिए एनर्जी लेवल डायग्राम को, और किसके लिए, तो सोडियम के लिए। नेक्स्ट पूछा है इसमें विच गिव राइज टू D1 एंड D2 लाइन्स। D1 एंड D2 लाइन्स को कौन राइज करता है, कौन इसको रीच करके ऊपर की तरफ ले जाता है सोडियम के लिए, ये आपको पढ़ करके जाना होगा। एल्कली स्पेक्ट्रा में और भी कुछ पूछा हुआ है, अभी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। एल्कली स्पेक्ट्रा में भी आपको आगे और बताऊंगा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्कली स्पेक्ट्रा। लास्ट है 2015 का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से एक बार फिर से क्वेश्चन बन गया, सबसे लॉन्ग वाले में, सी वाले सेक्शन में। राइट डाउन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ स्क्वायर वेल पोटेंशियल एंड डिस्कस एनर्जी लेवल व्हेन द वेल इज इन्फिनिटी डीप। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप देखेंगे 2-3 बार रिपीटेड है, सेम टू सेम। इसका स्पेसिफिक आंसर आप लोग कहीं से लेकर के अपने नोट में से खोज करके, अपने टीचर से पूछ करके उसको अलग से तैयार कर लीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, वेल वाला, कुआं वाला। ठीक है, कुआं वाला, वेल, WELL लिखा हुआ है, ऐसा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 2016 पर। अब थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाएंगे और तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका 2016 में ये रहा। ठीक है, 2016 का पेपर ये रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब मैं थोड़ा स्पीड से चलूँगा। ये देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है पहला वाला, फिर से न्यूमेरिकल। देखिए EV वाला मैंने बोला ना कि ये चेंज करके आपसे पूछेगा बार बार, तो ये देखिए फिर से पूछ दिया है कि वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करिए। अगर इसका इफ़ वर्क फंक्शन दिया है, वर्क फंक्शन कैलकुलेट नहीं करना है, वर्क फंक्शन आपको दे दिया है कि 1.28 EV है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ दिया है इस बार। ठीक है, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए वेवलेंथ, मैंने बोला था कि वेवलेंथ अगर आपको कैलकुलेट करने आ रहा है तो आप कई क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ये देखिए फिर से पूछ दिया है, वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, कर ले जाइएगा आप लोग। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन है और इतने सारे क्वेश्चन है, सभी को अगर पढ़ूंगा और एक एक क्वेश्चन को अगर मैं समझाऊंगा ना,
बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं बस अब हिंट दूंगा कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है, आप लोग खुद समझिए कि कौन सा आपको पढ़ करके जाना है, उसको आप लोग कैसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम एंड, ये देखिए नॉर्मलाइज्ड वाला मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट है। 0 पॉइंट एनर्जी मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट है। ये सब मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज सिंगलेट, ये देखिए कि स्पेक्ट्रा से ही है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा सिंगलेट वाला। अब मैं समझाऊंगा नहीं क्वेश्चन को, आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एक पेपर मैंने समझा दिया, बाकी का अब मैं नहीं समझाऊंगा। बोर से मैंने बोला था कि बोर से और भी क्वेश्चंस बनेंगे। बोर वाला अगर आप लोग हेडिंग डालें तो उसके अंदर और नोट कर लीजिए कि बोर समरफील्ड थियरी भी पूछा जाता है आपसे, तो बोर समरफील्ड थियरी को भी आपको पढ़ करके जाना है। टनल इफेक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा जा करके। स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स रमन इफेक्ट ये मैंने पढ़ा दिया है, मैंने टिक भी कर दिया है। रोटेशनल स्पेक्ट्रम मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। फोटो इलेक्ट्रिक मैंने आपको बता दिया, अब देख लीजिएगा इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं वैसे थोड़ा सा आपका ध्यान इधर लेके जाता हूँ, जो अगर इसमें कुछ नया है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा है, एंड इसकी लॉज के बारे में आपसे पूछा है, और आइंस्टीन थियरी, ये आइंस्टीन थियरी का यूज करके पूछा है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये भी आपको पढ़ करके जाना है फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर। मैटर वेव मैंने आपको बता दिया है, डे ब्रॉगली मैंने बता दिया है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वही है आपका हाइजेनबर्ग वाला मैंने बता दिया है। आप लोग देख लीजिएगा अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। और इसका देखिए, इसका ये जो देखिए 90 डिग्री वाला, ये वाला वैसे छोड़ दीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। ये साइन वाला, साइन और साइन स्क्वायर मैंने दोनों पढ़ाया हुआ है थर्ड ईयर वाले में, जा करके देख लीजिएगा। ये छोड़ दीजिएगा। एलएस कपलिंग इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ाया भी है एलएस कपलिंग को थर्ड ईयर वाले में, पढ़ लीजिएगा। और ये न्यूमेरिकल पूछा है, यहाँ से छोड़ दीजिएगा, अगर आए तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसको छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीट नहीं करता है। देखिए एक्सरे स्पेक्ट्रम मैंने टिक कर दिया, वैसे भी एक्सरे स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये देखिए सिंगलेट अभी मैंने टिक किया था ना, सिंगलेट, अब ट्रिपलेट, सिंगलेट और ट्रिपलेट को मिला करके अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट या मेटल के लिए पूछा है। एनर्जी लेवल डायग्राम वगैरह 3-5 आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं समझाऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी, मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, मैंने वैसे टिक किया हुआ है उसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो मिलेगा, ये छोड़ दीजिएगा। कॉम्पटन इफेक्ट मैंने टिक कर दिया है। एक्सरे, मोजले ओजले सब मैंने टिक कर दिया है। रोटेशनल एनर्जी मैंने टिक कर दिया है। ये देखिए यहाँ से 2 नए क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, और दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ, दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 वाला, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम एंड ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन, ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है और हमेशा सी वाले सेक्शन में ही पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से तैयार करके जाइएगा, सी वाले सेक्शन के लिए तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप खुद सोच लीजिए 2016 मैंने आपको क्या बताया, कुछ नहीं, 3-4 नए क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, बाकी सब तो 2015 का ही था। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 2016 के बाद 2017 पर आते हैं। 2017 कहाँ गया भाई, ये रहा 2017 का क्वेश्चन पेपर। ये देखिए कॉम्पटन शिफ्ट मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी पढ़ने के लिए, ये रहा कॉम्पटन शिफ्ट, डे ब्रॉगली मैंने बता दिया है। फिर एक देखिए एक नया आ गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2015 में नहीं पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, नाम याद कर लीजिए। फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, ठीक है। तो आप लोग इसको ठीक से पढ़ करके जाइएगा, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी। अब देख लीजिएगा इसमें कौन कौन सा पूछा है, तो पूछा शो करने के लिए, सो दैट द फेज वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द ग्रुप वेलोसिटी, पूछा है कि ग्रुप वेलोसिटी की आधी होती है फेज वेलोसिटी, क्यों, इसको शो करिए। इसके लिए तो फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो ये है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, आप लोग पढ़ करके जाएंगे। फिजिकल क्वांटिटी, ये भी नया क्वेश्चन है, रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एक्सप्रेशन, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये आप लोग पढ़ करके जाइएगा। नेक्स्ट है एलएस कपलिंग, मैंने टिक कर दिया है, और ये है आपका कैलकुलेट करने के लिए, इसको छोड़ दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रोटेशनल कांस्टेंट, ये भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टिपिकल क्वेश्चन है, हालांकि मैंने टिक किया है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ने के लिए, तो अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो इसी के अंदर ही खुद ही आ जाएगा, नहीं तो अगर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका बस फार्मूला वगैरह पूछा है आपसे।
नेक्स्ट है सक्सेसिव वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट एंड लीनियर, ये भी देखिए डायटामिक से पूछा है, तो ये दोनों ही आप लोग पढ़ लीजिएगा। डायटामिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये आप लोग दोनों पढ़ लीजिएगा। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है रिडबर्ग, रिडबर्ग कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ब्रेमस्ट्राहलग, इसको बोलते हैं ब्रेमस्ट्राहलग रेडिएशन, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनेगा, फटाफट बस मैं बताते हिंट देते हुए आपको आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट है आपका, ये छोड़ दीजिएगा, देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने टिक कर दिया है। और नेक्स्ट है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, छोड़ दीजिएगा फ़िलहाल के लिए, मैं भी आगे बताऊंगा। हाइजेनबर्ग मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 2017 की अगर मैं बात करूँ ना, 2017 का थोड़ा टिपिकल पेपर बना था, 2017 बहुत हार्ड पेपर बना था, मैं आपको बता दूं, इसीलिए इसमें से आप देखेंगे थोड़ा कम मैच होगा, बाकी में आपको बहुत ज़्यादा मैच होगा, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर भी इसमें भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम मिलेंगे, जितना मैं गारंटी लिया हूँ ना 80 to 90% उतना मिलेगा। ये देखिए मिल रहा है बिल्कुल आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए एल्कली वाला मैंने टिक किया है ना, ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए एक यहाँ से नया टॉपिक आपको मिलेगा जो कि आगे कई बार रिपीटेड पूछा गया है, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये नया टॉपिक है अभी के लिए 2017 से। हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आगे और बनाए गए हैं 18-19 में, तो बिल्कुल आप लोग पढ़ करके जाएंगे यहाँ से, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर से कौन कौन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं पढ़ करके आप लोग जाइएगा, मैं क्वेश्चन के अंदर नहीं जा रहा हूँ। जे कपलिंग इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया भी है, शायद पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कपलिंग के बारे में मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी, तो ये सब आप देख रहे हैं कि रिपीटेड ही आ रहा है। ये देखिए मैं बोला ना, ये थोड़ा टिपिकल और बहुत ही हार्ड पेपर बनाया गया था, इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए रिडबर्ग मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लॉन्ग में भी बनाया जाता है, शॉर्ट में भी। ये देखिए रिडबर्ग से दोबारा क्वेश्चन बनाया गया न्यूमेरिकल वाला, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट की अगर मैं देखिए ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, मैंने बोला था कि यहाँ से लॉन्ग में भी बनाया जाता है, शॉर्ट में भी। ये देखिए दोबारा पूछ लिया है, आप लोग ठीक से इस टॉपिक को पढ़ करके जाइएगा। नेक्स्ट इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है आपका, छोड़ दीजिएगा। चलिए ये आपका 2017 ख़त्म, अब आते हैं 2018 पर। 2018 पर ये रहा 2018 का पेपर। अब देखिए यहाँ से आपको ज़्यादा मिलेगा, 2017 का बस बहुत ही टिपिकल पेपर बना दिया था, इसलिए वहाँ से आप देखिए थोड़ा सा कम मैच हुआ है। बाकी आप 2018 का देखिएगा पेपर, 2019 का देखिएगा, बहुत ही आसान आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ से रिपीटेड और फंसे हुए क्वेश्चन्स मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ से एक नया क्वेश्चन और मिल गया, सबसे पहला वाला, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये रिपीट करता रहता है हमेशा, पढ़ करके जाइएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इन विच सीरीज हाइड्रोजन एटम, देखिए ये भी आप देखें ना, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है, तो ये देख लीजिएगा, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। 0 पॉइंट एनर्जी मैंने टिक कर दिया है, नॉर्मलाइजेशन मैंने टिक कर दिया है, एल्कली स्पेक्ट्रम मैंने टिक कर दिया है। ये देखिए एक नया क्वेश्चन पूछा है कि गिव द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपका पेपर है ना, पेपर के बारे में भी आपसे पूछ दिया, पेपर के नाम के बारे में ही। वर्क फंक्शन मैंने टिक कर दिया है। आगे की बात करूँ, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम मैंने टिक कर दिया है, बोर मैंने टिक कर दिया, फ्रैंक कंडन मैंने टिक कर दिया है, ये तीनों हो गया है। देखिए ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी मैंने टिक कर दिया है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ये छोड़ दीजिएगा। देखिए लार्मर प्रिसीजन, ये एक नया टॉपिक है अभी के लिए, एक लेमन था अभी, वो अलग है, ठीक है, ये अलग है, लार्मर प्रिसीजन इसका नाम है। तो लार्मर प्रिसीजन को आप लोग ठीक से तैयार करके जाइएगा। व्हाट इज़ लार्मर प्रिसीजन, लार्मर प्रिसीजन क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर लार्मर फ्रिक्वेंसी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये तैयार करके जाइएगा, रिपीटेड बढ़िया क्वेश्चन। अर्नफिस्ट मैंने टिक कर दिया, एक्सरे मैंने टिक कर दिया है, श्रोडिंगर मैंने टिक कर दिया, कपलिंग मैंने टिक कर दिया, कपलिंग मैंने जे अभी टिक किया था, एलएस भी पढ़ लीजिएगा, एलएस और जे मैंने दोनों शायद पढ़ा हुआ है, थर्ड ईयर वाले में जा कर के पढ़ लीजिएगा। ये मैंने टिक कर दिया है साई वाला, मोजले वाला मैंने टिक कर दिया है, एक्सरे मैंने टिक कर दिया है, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम मैंने टिक कर दिया, कॉम्पटन मैंने टिक कर दिया, श्रोडिंगर मैंने टिक कर दिया है, डाई एटॉमिक देखिए ये भी मैंने टिक कर दिया है, टिक कर दिया है। नेक्स्ट है ये देखिए
आर्थोगोनैलिटी मैंने बोला ना, आर्थोगोनैलिटी वाला सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए पूछा है आर्थोगोनैलिटी 11 वाले में। और एक यहाँ पर एक ऑप्शन चेंज कर दिया, यहाँ पे दे दिया डिसोसिएशन लिमिट एंड डिसोसिएशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, डिसोसिएशन लिमिट एंड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक वाला जब पढ़िएगा ना, इसके डाइएटॉमिक से कई डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई ढेर सारे क्वेश्चन इससे बनाए गए हैं अलग अलग तरीके से। तो एक ये भी इसी में क्वेश्चन है कि उसकी लिमिट, डिसोसिएशन लिमिट और डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो इसको तैयार करके जाइएगा, लॉन्ग में आपका दे करके जाएगा नंबर। आते हैं 2019 पर, जो कि आपका लास्ट पेपर होगा आज का। दो 2019 ये रहा 2019 का। ये देखिए पहला इक्वेशन मैंने टिक कर दिया, हार्मोनिक ऑसिलेटर टिक किया कि नहीं किया, टिक कर दिया। अब गिनिए 2019 में, मैं 2015 से 2018 तक आपको बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से पढ़ने हैं। अब आप इसका टेस्ट लीजिए कि 2019 में अगर आप मेरी बात मान करके, अगर मान लीजिए 2019 में आप लोग पेपर देने जाते तो कौन कौन सा क्वेश्चन फंसता। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका फंसा है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक मैंने टिक किया है, कॉम्पटन मैंने टिक किया है, वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैंने टिक किया है, आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन ये मैंने टिक किया कि नहीं। आइजन ये हो सकता है नया टॉपिक हो, ये इंपॉर्टेंट लेकिन है, रिपीट करता है लेकिन बहुत कम रिपीट करता है, इसलिए शायद पीछे नहीं था। आइजन फंक्शन एंड आइजन वैल्यू ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, रिपीटेड है ये, बस इधर अभी नहीं पूछा था तो इसलिए नज़र में नहीं आया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए कितना भी क्वेश्चन फंसता है, फिर आप अनुमान लगाइएगा खुद। नेक्स्ट है डायनेमिक क्वांटिटीज़ मैंने टिक कर दिया है। बाल्मर सीरीज़ एक देखिए नया क्वेश्चन है, बाल्मर सीरीज़ भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। लार्मर अभी था, अब ये बाल्मर है। ठीक है, तो बाल्मर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, एक नया था अभी तक के लिए। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ दिया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और इसका डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में पूछ दिया है, ये भी मैंने थर्ड ईयर में पढ़ाया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। प्योर रोटेशनल मैंने टिक कर दिया है, वेवलेंथ के लिए मैंने टिक कर दिया है। आगे देखिए फोटो इलेक्ट्रिक मैंने टिक कर दिया है। एक ये देखिए डे ब्रॉगली वाला मैंने टिक कर दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है, पढ़ लीजिएगा। डे ब्रॉगली मैंने टिक कर दिया है, अब आप खुद ही गिनते जाइए कि कितने क्वेश्चंस फंस रहे हैं। हाइजेनबर्ग मैंने टिक कर दिया है, हाइजेनबर्ग मैंने टिक कर दिया है, और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये छोड़ दीजिएगा। ये देखिए साई वाला मैंने टिक कर दिया है, ये भी देखिए श्रोडिंगर से ही पूछा है, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, अगर पढ़े रहेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। तो ये वाला भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर होगा आपके पास इसका नोट, तब नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। हालांकि श्रोडिंगर वाले टॉपिक से ही पूछा गया है, मैंने वैसे टिक इसको कर दिया था। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सरे वाला मैंने टिक कर दिया है। एल्कलाइन वाला मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस एंड फाइंड ट्रांसमिटिविटी इन द रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर हुज। अच्छा, ये न्यूमेरिकल पूछा है, ये न्यूमेरिकल वैसे इंपॉर्टेंट है, बैरियर वाला ना न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपके पास नोट होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा तो ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, इसका और वाला कर लीजिएगा। ठीक है, इसका और वाला भी न्यूमेरिकल ही पूछ दिया है, कोई बात नहीं। चलिए, श्रोडिंगर वाला मैंने वैसे टिक कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिफरेंशियल वाले के लिए पूछा है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर से ही पूछा है, लेकिन अलग तरीके से पूछा है, मैंने वैसे टिक कर दिया है। बोर मैंने टिक कर दिया है, अनफिक्स्ड मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट है रोटेशनल मैंने टिक कर दिया है। बस अब आप खुद गिन लीजिएगा कि इसमें से मैंने कितना टिक किया हुआ था और कितने नए मिले थे। तो 3-4 मेरे ख्याल से नए मिले हैं क्वेश्चंस, बाकी सब के सब टिक किए हुए क्वेश्चंस ही 2019 के हैं। अब आप जा कर के देखिएगा 2021 का पेपर जब दे करके आइएगा, आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस मेरे टिक किए हुए आए थे। तो आप देखेंगे कम से कम 80 to 90% तो आएंगे ही आएंगे। हालाँकि पेपर थोड़ा सा टफ होता है, इसमें मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसके जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े कम रिपीटेड हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि
इसमें न्यूमेरिकल पूछ देता है, और न्यूमेरिकल जब पूछेगा तो हर बार न्यूमेरिकल चेंज कर देगा। न्यूमेरिकल चेंज करेगा तो उसमें कौन बता पाएगा, है ना। जो न्यूमेरिकल्स रिपीट किए जाते हैं उनको तो बता सकते हैं हम लोग, गेस कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स लगातार चेंज होते रहते हैं तो उनको कोई गेस करके नहीं बता पाएगा। हाँ, मैं टॉपिक ज़रूर बता दिया हूँ कि किस किस टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा, तो टॉपिक ज़रूर मैच होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम मैच नहीं होगा, क्वेश्चन डिफ़र करेगा। तो आप लोग उस टॉपिक के न्यूमेरिकल को बहुत ही डिटेल में सभी डायमेंशन में ठीक से पढ़ करके जाइएगा, तभी आप लोग कर पाएंगे, नहीं तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन डिफ़र करेगा। बाकी सारा कुछ मैंने बता ही दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पेपर अच्छा लगा होगा। अगर किसी और क्लास का, किसी और सब्जेक्ट का आप लोग चाहते हैं तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताते रहिए, मैं उसका भी आगे बनाता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।